हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण में जो रस है, छंद और अलंकार, ये तीनों टॉपिक 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका 6 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। कोई भी स्टूडेंट जो इस बार हिंदी में टॉपर बनना चाहता है वो इस वीडियो को मिस नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रस हैं, जितने भी छंद है और जितने भी अलंकार हैं, सबको मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो देखकर अगर 6 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए तो फिर नुकसान क्या है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वैसे ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको जान लेते हैं। रस जो आपका है ये 2 नंबर का आता है। इसमें 2 रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है हास्य रस, एक है करुण रस। हम इन दोनों रस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि भैया लिख कर आओगे, एग्जामिनर कहेगा अरे यार इसका नंबर कैसे काटूं। ठीक है, काट ही नहीं सकता, एक भी नहीं, आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, दूसरा देखिए छंद में हम पढ़ेंगे चौपाई, दोहा, सोरठा, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट छंद है, इनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 2 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अलंकार में हम 4 अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। इन चारों को पढ़ लोगे भैया तो 2 नंबर इसका भी क्लियर, यानी कि तीनों टॉपिक मिलाकर आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं बताएगा, बताने को तो सब बताते हैं, लेकिन जैसा एग्जाम में लिखना है ऐसा कोई नहीं बताता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो सबसे पहले हम रस को पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हेडिंग हमारा है रस। पहले हम रस के 2 नंबर क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी खाने वाला रस नहीं है, ठीक है, हिंदी वाला रस है। इसमें देखिए ट्रिक क्या है। रस में ट्रिक जो है वो अस्थाई भाव होता है। जैसे कोई भी रस है तो उसका अस्थाई भाव होता है। जैसे हास्य रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होगा, इसका अस्थाई भाव है हास, मैंने हेडिंग डाल के लिख रखा है। ठीक है, और दूसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, ऐसे जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब अगर आपको अस्थायी भाव पता है तो आप परिभाषा बहुत आसानी से लिख देंगे और एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। ठीक है, तो रस में जो ट्रिक होता है वो अस्थायी भाव होता है। ठीक है, आपको परिभाषा लिखना होता है और उदाहरण लिखना होता है, जो मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए आपको हास्य रस पूछा गया है तो हास्य रस हेडिंग डालना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। मैंने अभी बताया कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका देखिए। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब आपको क्या लिखना है, पहली लाइन आपका होगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, वो तो हमें पता है, अभी मैंने ट्रिक आपको बताया। इसी हास को अगर आपको पता है इसका अस्थाई भाव, तो आप इसकी सहायता से बहुत आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। ऐसे करुण रस का लिखना हो तो क्या करेंगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक है जब शोक नामक, हास की जगह पर शोक कर दीजिएगा, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वो करुण रस कहलाता है। ठीक है, मतलब जहां जहां हास है वहां पे शोक कर दीजिएगा, बस हो गया। ये ट्रिक है डेफिनेशन का। तो आपको जब हास्य रस पूछा जाएगा तो पहले ऐसे डेफिनेशन लिखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। अब देखिए प्यारा सा एक हेडिंग डालना है, उदाहरण। और ध्यान रहे भैया, ये जो मैं रेड, ठीक है, रंग बिरंगे जो पेन का यूज कर रहा हूँ बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो नंबर हो जाएगा कटिंग। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। देखिए हम इसको क्या होगा इसका एग्जाम्पल, देखिए नाना वाहन, नाना वाहन, नाना वेशा। ठीक है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे विहसे
शिव समाज समाज निज देखा। बताइए कब किस समय की बात हो रही है? आप लोग समझ गए होंगे कब की बात है ये, जब शिव जी का विवाह हो रहा था, जो हमारे भोलेनाथ हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा दूसरी लाइन, को मुखहीन। देखिए कोई जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लिखें, हास्य रस के और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो एक ही बताऊंगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू। ठीक है, बिन पद कर को, ऐसे लिख दीजिएगा को, सॉरी छोटाऊ रहेगा यहां पे, छोटाऊ कर दीजिएगा को। ठीक है, बहुपद बाहु। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग। क्या एग्जाम्पल देखिए क्या है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, मतलब ये जो हमारी लाइन है ये कब की है? जब शिव जी का विवाह होता है, शिव विवाह के समय की ये पंक्तियां हास्यमय हैं। ठीक है, मतलब हंसी पात्र हैं उस समय की ये पंक्तियां हैं, क्योंकि भाई शादी विवाह हो रहा है तो थोड़ा सा तो उसमें मनोरंजन होगा ही। ठीक है, तो इस उदाहरण में जो अस्थाई भाव है वो हास है, जो आलंबन है वो शिव समाज है। मतलब इसमें जो है शिव समाज, शिव जी की पूरी बारात गई है भैया, तो शिव समाज होगा। ठीक है, और जो आश्रय है वो स्वयं शिव जी हैं। ठीक है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, मतलब जो शिव जी हैं जानते हैं क्या पहनते थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो उनकी वेशभूषा को देखकर लोग हंस रहे हैं कि कैसे कपड़े पहने हैं, किस प्रकार से उनका वेशभूषा है। ठीक है, तो ये आपका हास्य रस का उदाहरण है। समझ में आ गया? तो हास्य रस का परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना होगा, आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण मैंने लिखा, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, बस हो गया। इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, अभी भी आगे बहुत सारे टॉपिक हैं भैया, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम पढ़ेंगे करुण रस को, इसको मैं हटाता हूं और हम लाते हैं दूसरा रस, करुण रस। इसका भी ट्रिक मैंने बताया था, परिभाषा कैसे लिखोगे उसी तरह देखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, सबको पता है, अभी मैंने बताया था स्थायी भाव। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। मतलब उसका स्थायी भाव पहले लिख देना एक लाइन में, फिर उस अस्थायी भाव जो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, उदाहरण लिख देंगे एक बढ़िया सा। ठीक है, खूब सुंदर सा जो काम की हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, हेडिंग खूब अच्छे से डालिएगा भैया, ब्लैक पेन से डालिएगा या ब्लैक स्केच भी यूज कर सकते हैं, बट भाई ये रंग बिरंगे बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सजावट के चक्कर में आप लोग रंग बिरंगे यूज कर दें। उदाहरण देखिए इसका, ब्लैक से मैं लिखूंगा। देखिए अब भैया यहाँ पे करुण रस है, थोड़ा सा दुख तो होगा ही। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्यों छलक रहा, क्यों छलक रहा दुख मेरा, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में। ठीक है, हाँ उलझ रहा, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या किसका नाम है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, संध्या की घन अलकों में। ठीक है,
ये आपका एग्जाम्पल होगा। मतलब क्या है, देखिए, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये हमारे आंसू से लिया गया है, जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है आंसू, ठीक है, उससे ये लिया गया। इसमें स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, ना लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो भी मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हैं। देखिए कवि की बात है, इस पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में, मतलब जिससे वो प्रेम करते हैं उसके विरह में रुदन का वर्णन किया है। इसमें कवि के हृदय का शोक अस्थायी भाव है। यहाँ प्रियतम आलंबन है, जो प्रियतम है, तथा प्रेमी जो कवि है वो आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार जो है अनुभव है, अंधकार रूपी के पास तथा संध्या उद्दीपन है, ठीक है, और प्रातःकालीन आंसू की बूंदे संचारी भाव है, ठीक है। इन सब को मिलकर हमारा करुण रस यहाँ पर बना हुआ है। तो मतलब आपको परिभाषा उदाहरण लिखना है, यही पूछा जाता है कि परिभाषा देते, उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखिए, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। क्यों उलझ रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। एक बार फिर से क्लेरिफाई करूंगा, करुण रस क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण हमने देखा, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस हो गया, इतना सा लिखना होता है, छोटा सा काम है। 2 नंबर क्लियर। करुण रस और हास्य रस, अगर आपने ये दोनों रस पढ़ लिए 2 नंबर पक्का है। वीर रस भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रस हो गया। अब हम छंद देखेंगे, जिसमें हम चौपाई, दोहा, सोरठा जो भी है उसको देखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं छंद पर। भैया 2 नंबर हमने रस का क्लियर कर लिया, 2 नंबर छंद का क्लियर करेंगे। जब तक 6 नंबर नहीं कंप्लीट करा देंगे हम छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ठीक है, पैर पकड़ बैठे रहेंगे। देखिए चौपाई, पहले चौपाई आता है, चौपाई, दोहा, सोरठा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चौपाई में क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौपाई नाम से स्पष्ट है, चौपाई सममात्रिक छंद है, ठीक है। चौपाई का मतलब 4 पैरों वाला, ठीक है, मतलब इसमें 4 चरण होंगे, पैर नहीं है, पैर, चरण को भी पैर को भी चरण बोलते हैं, ठीक है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ये तो क्लियर है 4 चरण होंगे, क्योंकि नाम ही चौपाई है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। मतलब चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे और हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब मात्रा कैसे गिनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक प्यारा सा हम उदाहरण लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं उदाहरण, खूब सुंदर सा, ठीक है, ऐसे डालेंगे। कितना डिजाइनर मैंने डाला है हेडिंग, ठीक है, ऐसे डालेंगे। लिखेंगे हम एक एग्जाम्पल, देखिए मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूं उसको लिखिएगा। देखिए बंदौ गुरु पद पदुम परागा, ठीक है भैया, हिंदी है तो अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ठीक है, अनुरागा ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब लाइन क्लियर रहे, ठीक है। अब देखिए आगे और है, देखिए मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि हमें मात्राएं गिनना है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अमीय मूरी में चूरन चारू, खाने वाला चूरन नहीं है भैया, याद आ गया हो, जो हम छोटे छोटे थे ना तो चूरन खाते थे। चारू समन सकल भव रुज परिवारू, ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिए कितना सुंदर सुंदर मैंने लिखा है, इतना अच्छा लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। भाई जो दिखने में अट्रैक्टिव है उसके बहुत ग्राहक हैं, ठीक है। अगर आप दिखने में अच्छा लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा अरे यार मैं तो खो गया, ठीक है, मैं तो बर्बाद हो गया। देखिए बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरस सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भौरुच परिवारू। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी कैसे याद करें, मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। चौपाई है भैया, 4 पैर हैं, ठीक है,
एक एक को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या है, बंदो, देखिए बा पर अंक की बिंदी है तो इसकी मात्रा 2 होगी। देखिए 2 जब हम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, और एक जिस पे मात्रा होती है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। तो जिस पर मात्रा होगी वो 2 माना जाएगा, जिस पर छोटू, देखिए बंदो है तो बा पर अंक की बूंदी है, इसकी मात्रा 2 होगी। दा अकेले है भैया तो ये 1 ही इसकी मात्रा होगी। छोट बड़ा ऊ है, इसकी भी मात्रा 1 होगी क्योंकि ये 1 ही है, ठीक है। गुरु, गुरु में देखिए गा पर छोटा ऊ का मात्रा होगा तो 1 मात्रा लेंगे, अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो 2 लेंगे। गुरु, रा पर भी छोटा ऊ का ही मात्रा है, ध्यान रखिएगा, इसको भी 1 लेंगे। पा में अकेला है, दा भी अकेला, जो अकेले हैं वो तो अकेले ही रहेंगे, सिंगल सिंगल, ठीक है। पा में ये, दा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, माँ में 1, पा में 1, रा पर बड़ा आ का मात्रा, इसको 2 लेंगे, बड़ा आ का मात्रा 2 लेंगे, गा पर बड़ा आ का मात्रा 2 लेंगे। कितना हुआ, 1 चरण हो गया क्योंकि यहाँ पे भैया फुल स्टॉप है। देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 2 15 और 2 17 हो गए, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ी क्या है, कहां पर गलती की है आपने, देखिए देखिए गड़बड़ी तो कहीं पे नहीं है भैया, मैंने मात्रा गलत गिना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, अरे सर जी मजाक तो नहीं कर रहे। देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है, सेम है, ठीक है। अब दूसरे में देखिए एक चरण में 16 मात्रा हो गई, सभी चरण में 16 16 होंगे। देखिए सा पर छोटाऊ का मात्रा 1 लेंगे, रा पर छोटा बड़ाऊ का मात्रा, छोटाऊ का मात्रा 1, चा पर छोटी का मात्रा 1, सू पर छोटी का मात्रा होगा तब भी 1 ही लेंगे, बड़ाऊ होगा तब 2 लेंगे, ठीक है। सा पर छोटाऊ का है 1 लेंगे, ठीक है। सुआस, वा पर बड़ा का मात्रा है 2, इसको भी 1, इसको भी 1 1 1 1 1, देखिए रा पर बड़ा का मात्रा है 2, गा पर बड़ा का मात्रा है 2। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इतना टाइम मत लगाइएगा जितना मैं लगा रहा हूं, नहीं तो पूरा पेपर कैसे करोगे। देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 इसमें भी हो गए। अब नीचे गिनते हैं, देखिए छोटा आ है 1, माँ पर छोटी का मात्रा 1, या है 1, माँ पर बड़ाऊ का मात्रा है 2, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, चा पर बड़ाऊ का मात्रा है 2 1 1, इस पे भी 2 है और 4 रू है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रा पर बड़ाऊ का मात्रा लगा तो रू, तो देखिए 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 और 2 14 2 16 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16, ठीक है, ये भी 16 हो गए। तो ये होगा, देखिए हर चरण में, यहाँ पे एक चरण फिनिश, यहाँ पे एक चरण, तो हर चरण में 16 16 मात्राएं हैं, ये होगा चौपाई। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल बंदहु गुरुपद पदुम पराग सुरुच सुवास सरस अनुराग अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु, ठीक है, बस हो गया। सब में 16 16 मात्राएं हैं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दोहा। अब देखिए स्टूडेंट, दोहा क्या होता है, बहुत सुना होगा आपने कबीरदास जी के दोहे। तो दोहा होता क्या है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद नहीं, उसमें 16 16 था, इसमें अर्ध सम होगा। सम संख्या विषम संख्या आप जानते होंगे, 16 सम है और 11 और 13 विषम है, अर्ध सम है, ठीक है। तो दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। 4 चरण तो इसमें भी होंगे, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। इसका उदाहरण समझते हैं, प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, उदाहरण, ठीक है। ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल लिखिए, अच्छा सा लिखेंगे, भगवान जी को ध्यान में रखते हुए। देखिए मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, राधा नागरी सोई, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, ठीक है। श्याम श्याम हरित दुति होई, दुति होई,
ठीक है, ऐसे रहेगा। मतलब मेरी भो बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। तो इसका पहला और तीसरा चरण इसमें 13 होंगे, दूसरा और चौथा चरण इसमें 11 होंगे। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। देखिए 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13 हो गया। ठीक, देखिए ए का मात्रा है, री का मात्रा है, ठीक है, ई का, तो ये आपका 13 हो गया। दूसरा देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 है, 3 1 4, इसमें 2 6 2 8 और बड़ी ई जो है भैया इसमें भी 2 10 1 11 और 2 13, इसमें भी 13। तो पहले और तीसरे में 13 हो गए, दूसरे और चौथे में 11 देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। इसमें देखिए इसमें आधा सा है, ये यहाँ पर आ का मात्रा, इसको दोनों को मिलाकर 2 लेंगे, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11। गिन लीजिए आपके सामने है, मैं अलग से नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोहा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोरठा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है सोरठा। ये दोहा का उल्टा होता है, मतलब जाने इसमें पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13। दोहा में क्या था, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। उल्टा है उसका। देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। लिख दीजिएगा नीचे, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, प्यारा सा एक उदाहरण लेंगे हम लोग। अब इसका उदाहरण समझिए, इसमें भी मात्राएं हमें गिनना है। देखिए क्या होगा इसका उदाहरण, आप कोई दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, मात्रा गिनना आना चाहिए। राम स्वरूप, नींद तो नहीं लग रही भैया, पानी वानी पी लीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है, बयन अगोचर, बयन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि पर अविगत अकथ, अविगत अकथ अपार, ठीक है, अपार। नेति 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 नेति, देखिए भैया हिंदी है, इसमें थोड़ा सा नित निगम कहे। ठीक है, दूसरे तरह से याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नित 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 निगम कह। इसमें देखिए कितना है, पहला और तीसरा जो है इसमें 11 होंगी, दूसरे और चौथे में 13। देखिए गिन लीजिए, 2 1 3 1 4 और 2 6, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है 6, 1 7 1 8 2 10 1 11। पहले में 11, तीसरे में भी 11 होगा, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 11 हो गई, दूसरे और चौथे में 13। देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 और 2 11 1 12 1 13 हो गया। ठीक है, और चौथे में देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो देखिए पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हैं, तो ये होगा आपका दोहा, सॉरी सोरठा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं, रस हो गया, छंद हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अलंकार। ठीक है, उसमें 4 अलंकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। अब देखिए अलंकार में सबसे पहला 2 मार्क्स इसका भी हम क्लियर करेंगे। इसमें तो बहुत इजी है, मतलब अलंकार में कुछ खास नहीं है, आप स्टार्टिंग से भी पढ़ते आ रहे हैं। देखिए सबसे पहला अनुप्रास अलंकार बहुत पूछा जाता है, तो ये होता क्या है, देखिए सिंपल सा है, वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो वो अलंकार जिनमें समान वर्णों की बार बार आवृत्त हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, देखो अनुप्रास, प्रास का मतलब होता है प्रयास, तो कहा गया है भैया हमेशा प्रयास करते रहो, तो हमेशा का मतलब है बार बार प्रयास करते रहो। ठीक है, तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, प्रयास में बार बार, इसमें भी बार बार, तो आवृत्त हो, वो अनुप्रास अलंकार होगा। एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताने की कोशिश की, इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें स्पष्टीकरण भी हम लिख देंगे थोड़ा सा, उदाहरण। ठीक है,
देखिए ऐसा अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखिए कितनी बार चा आ चुकी है, ठीक है। चंचल किरणें, ठीक, खेल रही थी जल थल में, ठीक है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब इसमें जो है चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर ये अनुप्रास अलंकार होगा। लिख देंगे स्पष्टीकरण करके, स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन पंक्तियों में चा वर्ण, ऐसे लिखेंगे, चा वर्ण की, सॉरी वाह लिखिएगा, इसको मैं कट कर देता हूं, कट मत कीजिएगा एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो क्या कहा गया था आपको अनुप्रास अलंकार में? ऊपर देखिए, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जांपल, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब इस पंक्तियों में स्पष्टीकरण करके लिख दीजिएगा छोटा सा, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। बस हो गया, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा, मतलब युग्म या जोड़ा, ठीक है। तो वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वो यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है। मतलब यमक का अर्थ है जोड़ा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो वह यमक अलंकार होता है। इसको उदाहरण के साथ समझाएंगे तो आपके समझ में बेटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, ऐसे हेडिंग डाल देंगे खूब सुंदर सा, और एक उदाहरण लिखेंगे। देखिए खूब अच्छा एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, ये आपका देखिए इसमें घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे हम लोग, एक छोटा सा स्पष्टीकरण लिख देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए ही, ठीक है। एक भी नंबर कटने के चांसेस ना रहेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे इस उदाहरण में घटा, ठीक है। देखिए घटा शब्द 2 बार आया तो ऐसे लिख देंगे घटा शब्द 2 बार आया है, शब्द 2 बार आया है, ठीक है। और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। जैसे एक घटा का मतलब है बादल, एक जो फर्स्ट वाली घटा है इसका मतलब होगा, और जो सेकंड वाली घटा है इसका मतलब क्या होगा, तो फर्स्ट वाला जो घटा है इसका मतलब होगा बादल, ठीक है। क्या होगा, बादल। दूसरा वाला जो घटा है इसका मतलब होगा घट गया
या कम हो गया, या कम हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या था, दो शब्द, क्या कहा गया था अनुप्रास यमक अलंकार में, एक यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। तो वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा यानी कि जो काले बादल होते हैं उनका घमंड कम हो गया, ठीक है, नभ में तारक मंडल वृंद खिल गए। तो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। फर्स्ट घटा का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है रूपक अलंकार। हमने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, अब रूपक को कैसे भूल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। समझ में आया? नहीं आया ना? तो इसमें दो चीजें जानिए, पहले उपमेय क्या है और उपमान क्या है। ठीक है, तो उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उदाहरण देखिए समझ जाएंगे, थोड़ा सा बिना एग्जाम्पल के कहां समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण हेडिंग डाल दिया मैंने, अब लिखेंगे एक एग्जाम्पल। क्या कहा गया है कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई, हरि राई। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी है भैया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पे बताइए उपमान क्या है और उपमेय क्या है, ये जानना है आपको। उपमेय क्या है, उपमेय, उपमेय। ठीक है, और उपमान क्या है ये भी जान लीजिए इसमें, उपमान। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि जो हरि जी के, श्री कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल के समान है। ठीक है, मतलब उनका चरण जो है इसकी तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय होगा। किससे की जा रही है, देखिए जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। तो चरण की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से, जिससे की जाए वो उपमान होगा, कमल, ये उपमान है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई यानी कि जो हरि जी के, जो कृष्ण जी के चरण है वो कमल के समान है, तो उपमेय होगा चरण और उपमान होगा कमल। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाता है, मतलब उसकी तुलना की जाती है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका उपमा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है जो कि है उपमा अलंकार, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है उपमा अलंकार, और ये हमारा लास्ट है, ध्यान से समझिएगा। समझ में तो आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें, बस ध्यान से समझिए, नोट कीजिए सारी चीजें। और नोट नहीं करना चाहते भैया तो शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। 12th वाले स्टूडेंट शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। जहां तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए कैसे, समानता दिखाई जाए या तुलना की जाए, ठीक है, तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। जैसे कोई कहे भैया आप हैं मोहन, आपकी तुलना किसी से की जाए, ठीक है, रूप रंग आकृति के आधार पर, तो आप समझ लीजिए वहां पे उपमा अलंकार है। जैसे देखिए हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, मतलब हरि जी का जो पैर है, श्री कृष्ण जी का जो पैर है वो कमल के समान कोमल है। यहाँ पे उपमा, उपमेय और उपमान क्या होगा बताइए, उपमेय और उपमान। देखिए स्पष्टीकरण लिखते हैं यहाँ पे, स्पष्टीकरण। देखिए उपमेय उपमान के अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे साधारण धर्मवाचक शब्द। ठीक है, तो देखिए उपमेय क्या है, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे उपमेय क्या है, उपमान क्या है। देखिए जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, तो हरिपद, कृष्ण जी के पैर की तुलना की जाती है तो हरिपद जो होगा ये उपमेय होगा। किससे, जिससे की जाए वो उपमान होगा,
कमल से की जा रही है तो ये उपमान होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे उपमेय क्या होगा, उपमान क्या होगा। एक दो वर्ड और हैं, जैसे साधारण धर्म पूछा जाता है, साधारण धर्म, ये भी जान लीजिए। एक और होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है, तो देखिए उपमेय क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। जिसकी तुलना की जाए तो कृष्ण जी के पैर की तो हरिपद, ये आपका उपमेय होगा। उपमान क्या होगा, कमल, कमल से तुलना की जा रही है तो कमल आपका उपमान होगा। ठीक है, साधारण धर्म क्या होगा, कोमल, इनकी विशेषता जो है पैर की वो कोमल। ठीक है, साधारण धर्म। ठीक है, वाचक शब्द क्या होगा, से जो है ये वाचक शब्द है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका कि उपमा अलंकार में क्या है, जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, कृष्ण जी के पैर कमल के समान कोमल है। स्पष्टीकरण लिख दीजिए, उपमेय जो है हरि जी का पैर है हरिपद, उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमल, वाचक शब्द है से। ठीक है, तो भैया ये था आपका 12th हिंदी का जो रस छंद अलंकार है, तीनों एक ही वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा हिंदी व्याकरण के रस छंद अलंकार को एक ही वीडियो में। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को खूब अच्छे से देखा होगा ना, फुल मन लगाकर, उसका ये जो 6 नंबर है ना, ये हाथ में एकदम पक्का हो गया है। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।